हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं जानता हूं कि बहुत ही कम समय बचा है, टॉपिक बहुत सारे कवर करने हैं आप लोगों को। आपको बुक से खूब सारे टॉपिक पढ़ने हैं। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंट के बारे में। कॉस्ट अकाउंट के भी दो वीडियो लाएंगे, एक में मटेरियल पूरा का पूरा कवर करेंगे और एक में ओवरहेड कवर करेंगे। रेशियोज तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, कॉस्ट अकाउंट के दो टॉपिक रेशियोज तो पहले हो चुका है, उसमें मटेरियल और ओवरहेड है। लेबर भी एक पोर्शन होता है। देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ, सिलेबस में ना कॉस्ट अकाउंट से रिलेटेड चैप्टर वाइज नहीं लिखा है। अगर आप सिलेबस चेक करेंगे ना तो कॉस्ट अकाउंट में इंट्रोडक्शन, नेचर, फीचर ऐसा लिखा है। मटेरियल लिखा हुआ, मटेरियल भी तीन चार टाइप के होते हैं। मटेरियल का इशू, ईओक्यू और लेवल ऑफ मटेरियल। ओवरहेड के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, तो बहुत क्लियरली सिलेबस में नहीं लिखा है। वो चाहता है कि आप इंट्रो इंट्रो करो, क्योंकि अकाउंट 35 मार्क्स और अकाउंट का ही पार्ट कॉस्ट अकाउंट है, तो बहुत ज्यादा सिलेबस है इसमें। तो मुझे नहीं लगता कॉस्ट बहुत वास्ट पूछने वाला है और पूरे के पूरे कॉस्ट को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं हो सकती। हाँ, आपको इंट्रोडक्शन लेना पड़ेगा कॉस्ट से रिलेटेड, एंड उसमें जो लेबर है और ओवरहेड है उसका थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है। तो आओ लेट करे बिना जल्दी से चालू करते हैं। कॉस्ट अकाउंट क्या होता है? कॉस्ट अकाउंट तो आप सभी ने ग्रेजुएशन में अपना कॉस्ट अकाउंट के बारे में पढ़ा होगा, लागत लेखांकन के बारे में। एक हल्का सा क्विक रिवीजन देता हूँ कि लागत होता क्या, कॉस्ट होता क्या है। कॉस्ट बोलता है किसी भी गुड्स को बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में या सर्विस प्रोवाइड, तो सर्विस को भी साइड करते हैं। किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग में जितना पैसा आपका लग जाएगा, जितना पैसा आपका लग जाएगा उसको बोलते हैं लागत। इसलिए हिंदी में बना हुआ है, जितना पैसा मेरा लग गया उसको बोला जाता है लागत, और इंग्लिश में बोला जाता है कॉस्ट। अब कॉस्ट आपको किसी प्रोडक्ट को बनाना है, मान लो इस मुझे इस पेन को बनाना है या इस बोर्ड को बनाना है, तो उसमें क्या क्या लगेगा? तो भैया सबसे पहले क्या लगने वाला है? मटेरियल। ऑफ कोर्स सर, मटेरियल लगने वाला है। दूसरा क्या लगेगा? लेबर लगेगा। लेबर जो मजदूरी करता है, काम करता है, वर्कर चाहिए आपको, लेबर लगेगा। एंड थर्ड लगेगा उसका ऊपरी खर्चा। मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा और उसका ऊपरी खर्चा लगेगा। तो कॉस्ट तीन चीजों से बना होता है। किसी भी गुड्स का प्रोडक्ट निकालना, कॉस्ट निकालना होगा, किसी भी वस्तु का लागत निकालना होगा, तो उसके अंदर तीन खर्चे कंपलसरी लगे होंगे। एक होता है मटेरियल, एक होता है लेबर और एक होता है ओवरहेड। और इन्हीं तीनों को आपके सिलेबस में रखा गया है, इससे ज्यादा नहीं रखा गया। और बहुत ज्यादा वास्ट है कॉस्ट तो, लेकिन उतना नहीं रखा गया। तो देखिए मटेरियल, एक मटेरियल है हमारे पास, एक है लेबर और एक है क्या? ओवरहेड, ऊपरी व्यय, है ना। सामग्री और मजदूरी और आपका ऊपरी व्यय, तो इन तीन चीजों से लागत बनता है। ठीक है। अब लागत का काम क्या क्या होता है अगर हम नोटिस करें, ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है इसका। देखिए ऑब्जेक्ट में अगर जाता हूं मैं, बोलता असर्टेन द कॉस्ट। कॉस्ट क्या करता है? लागत निकालने में काम करता है, कितना खर्चा तुम्हारा आया वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। कॉस्ट कंट्रोल, लागत को नियंत्रण करने में भी कॉस्ट चैप्टर काम आता है, लागत का नियंत्रण करना। एंड कॉस्ट का रिडक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लागत को कम करना, लागत का नियंत्रण करना और लागत को कम करना, कॉस्ट का रिडक्शन करना भी होता है। फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर। कॉस्ट इसलिए बनाया जाता है ताकि हम उसका विक्रय मूल्य निकाल पाओ। जैसे मुझे इस पेन को बेचना है 50 रुपए में, तो कैसे मुझे सपने आएगा तो मैं 50 रख लूंगा क्या? नहीं। अगर मुझे इस पेन को 20 में बेचना है, सेलिंग प्राइस 20 रखना है, तो कैसे 20 रखा होगा किसी ने? कभी भी किसी भी गुड्स का जो सेल प्राइस होता है उसको डिसाइड करने से पहले उसके कॉस्ट को डिसाइड किया जाता है कि इस वस्तु को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, कितना खर्चा आ रहा है, पूरा खर्चा को जोड़ लेते हैं। उसके बाद अपना कुछ प्रॉफिट जोड़ लेते हैं, तब जाकर सेल बनता है। तो कॉस्ट अकाउंट का और कॉस्ट सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दो चीज है, ऑब्जेक्ट दो है। एक तो लागत को कंट्रोल करना, कम से कम खर्चा हो, और उसका विक्रय मूल्य, सेल प्राइस डिसाइड करने में कॉस्ट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बोलते हैं कि फिक्सेशन ऑफ सेल प्राइस में, असेसिंग द मैनेजमेंट इन अ डिसीजन, ये तो वैसे काम करनी है। बजट बनाने में, प्लान करने में लागत का जरूरत पड़ता है। अगर आपको किसी गुड्स का बजट बनाना है कि अगर 1000 यूनिट बना रहा हूँ, 10,000 यूनिट बनाऊंगा तो क्या खर्चा आएगा। अगर मैं 10 लोगों का पार्टी अरेंज कर रहा हूँ, 100 लोगों की पार्टी अरेंज करूंगा तो क्या खर्चा आएगा। बजट बनाने के लिए भी आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है कौन का? कॉस्ट का। एंड परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन, मतलब आपको अपने जो भी परफॉर्मेंस बना है पिछले साल का, उसको मूल्यांकन करने में कि पिछले साल मेरा कितना लागत था, इस साल मेरा कितना लागत है। ये सारा का सारा सर किसमें आता है? कॉस्ट। थोड़ा सा तो बेसिक दूंगा मैं, जो आपने पढ़ा हुआ बस आपको फॉरवर्ड करके जल्दी जल्दी सुनते जाना है। एमसीक्यू बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रहेगा, जो ज्यादातर क्वेश्चन हम एमसीक्यू से ही कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो कॉस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लागत को कंट्रोल करना, लागत को नियंत्रण करना। ठीक है। सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य डिसाइड करना, ये सारा उसका मेन पर्पस होता है। कॉस्ट कितने चीजों से बना है? तीन चीजों से बना हुआ है, एक है मटेरियल, एक है लेबर और एक है ओवरहेड। वो आगे बढ़ते हैं क्या लिखा है। चलो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं
इश्यू ऑफ मटेरियल, इश्यू ऑफ मटेरियल से चालू करता हूँ आज का टॉपिक, वो तो इंट्रोडक्शन था, इश्यू ऑफ मटेरियल। तो जरा आप समझना, हम मटेरियल के बारे में पढ़ रहे हैं, प्योर मटेरियल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में मटेरियल रहेगा, अगले वीडियो में लेबर और ओवरहेड के बारे में कवर करेंगे। तो ये आपका एक स्टोर है। ओके सर, ये स्टोर है। मटेरियल का क्या क्या काम होता है, पहले ये टॉपिक पढ़ते हैं। मटेरियल, ये आपका स्टोर है। अब यहाँ आपका मार्केट, और ये आपका साइट जहां पर काम चल रहा है, ये आपका साइट जहां पर आपका काम चल रहा है। क्या होता है कि मार्केट से मटेरियल को परचेज करके लाया जाता है। सामग्री को, आपका कच्चा माल है, मटेरियल का मतलब रॉ मटेरियल होता है। मार्केट से मटेरियल परचेज किया जाता है, सारा का सारा स्टोर में रहता है, गोडाउन में रहता है, सारा मटेरियल यहीं पर आएगा। फिर साइट से ऑर्डर आएगा, या फिर जहां पर मैन्युफैक्चरिंग चल रही होगी, या फिर जो फैक्ट्री होगा, फैक्ट्री से ऑर्डर आता है कि मटेरियल भेजो। फैक्ट्री से ऑर्डर आएगा, मटेरियल भेजो। तब यहां से तुम मटेरियल को भेजोगे, इशू करना। तो पहले मार्केट से मटेरियल को परचेज करेंगे, फिर यहाँ पर स्टोर में रखेंगे, फिर जब ऑर्डर आता है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से, तो अब आपको यहाँ से क्या करना होता है, इशू करना होता है। इसी चैप्टर को बनाया गया है किसमें, इशू ऑफ मटेरियल। तो प्रॉब्लम क्या आता है कि आप परचेज करे हो 1 जनवरी को, परचेज करे हो 5 जनवरी को, परचेज करे हो 10 जनवरी को। ये जो परचेज किए हो इसका रेट है 10 रुपए, ये जो परचेज किया उसका रेट है 12 रुपए, ये जो परचेज किया उसका रेट है 15 रुपए। तीनों आ गया। अब तुमको वहां से फोन आया कि चलो मटेरियल भेजो। जो आदमी यहाँ पर स्टोर में बैठा होता है उसको बोला जाता है स्टोर कीपर। कई लोगों को ये पोस्ट भी रहता है, कई लोग इसमें नौकरी भी करते हैं। स्टोर कीपर, स्टोर कीपर क्या करता है, एक रजिस्टर रखा रहता है, पुराने जमाने, अब तो कंप्यूटर में होता है। स्टोर कीपर के पास रजिस्टर होता है, उसके दो साइड्स होते हैं। एक में कितना सामान आया है और कितना सामान गया है ये रहता है, और एक और साइड होता है जिसमें बैलेंस होता है। अगर आपने पढ़ा होगा लीफो फीवर चैप्टर, तो वहां पर सारा चीज होता है। कितना आया वो रिकॉर्ड करते जाएगा रजिस्टर में, यहाँ पर गेट में खड़े होके। और कितना मटेरियल गया वो रिकॉर्ड करते जाएगा, और कितना मटेरियल मेरे गोडाउन में बचा हुआ वो पता करता रहेगा। तो स्टोर कीपर का काम होता है ये। ठीक है। अब आपके पास इस रेट में आया और आपको ऑर्डर आया 15 जनवरी को। 15 जनवरी को आपको ऑर्डर आया कि चलो भेजो सामान। तो आपके अंदर सबसे पहला डाउट आएगा कि जो पहले आया था वो वाला भेजूं, कि जो अभी अभी आया था वो वाला भेजूं, जो सस्ता था वो भेजूं, जो महंगा था वो भेजूं, है ना, कि एवरेज प्राइस करके भेज दो, या मिलाकर कुछ भी भेज दो। तो यही प्रॉब्लम शॉर्ट करता है इश्यू ऑफ मटेरियल। तो इश्यू ऑफ मटेरियल में आपके पास 5 मेथड होते हैं कि भैया जो सबसे पहले आया था वो सबसे पहले जाएगा। जो सबसे पहले आया था, जो सबसे पहले आया था वो सबसे पहले जाएगा। फीफो, FIFO, फीफो मेथड, जो पहले आया था वो पहले जाएगा। तो सबसे पहले कौन आया था, 1 जनवरी में आया था, उसको भेज देना, ये फीफो मेथड बोलता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिर एक मेथड होता है कि वो आपका वहां से प्राइस को देखकर डिसाइड किया जाता है कि कौन सा मेथड लगाना है। तो स्टोर कीपर को बता दिया जाता है कि जब जब प्राइस अप एंड डाउन होगा आपको उसके हिसाब से भेजना है। ठीक है, थोड़ी देर में इसमें भी डिस्कशन करेंगे। फिर एक होता है लीफो मेथड। लीफो मेथड का मतलब होता है जो सबसे आखिरी में आया था, जो सबसे आखिरी में आया था उसको तुम पहले भेज दो। ठीक है सर, जैसे हमको निर्देश दिया जाएगा या फिर कुछ प्राइसिंग को लेकर टास्क दिया जाएगा कि ऐसा सा प्राइस होगा, तो आपको उसके हिसाब से सोचना है। एक मेथड होता है कौन सा, हीफो, जिसका हाईएस्ट प्राइस होगा उसको भेजेंगे और जिसका लोएस्ट प्राइस उसको बाद में भेजेंगे। ये एक मेथड होता है HIFO। बहुत डिटेल में तो उसको नहीं बता पाऊंगा मैं, इसके पीछे पूरे चैप्टर्स होते हैं, बट आपको इंट्रो रखना है इसके बारे में। एक मेथड होता है एवरेज, बोले सारे प्राइस को क्या कर लेते हैं, एवरेज कर लेते हैं, चीजों को मिलाते हैं और एवरेज मेथड के हिसाब से भेजते हैं। और जब मार्केट का प्राइस अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलता रहता है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता रहता है, तो वेटेड एवरेज उसके लिए बनाया गया। तो टोटल 5 मेथड हो सकते हैं। आपको हो सकता है ये पूछ दे कि कौन सा मेथड यहाँ पर इश्यू ऑफ मटेरियल के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, तो ये 5 मेथड होना चाहिए। अब जरा सोचते हैं हम डिटेल में। देखो, मार्केट में प्राइस चल रहा है, मार्केट की जो वैल्यू चल रही है वो चल रही है, प्राइस चल रहा है हाई। मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो हाई चल रहा है। ठीक है। अब आपने मटेरियल खरीदा था, पास्ट में खरीदा था, पहले खरीदा था, तो पास्ट में हमने, वो हाई चल रहा है मतलब आपने पक्का लो में खरीदा था। मार्केट में प्राइस हाई चल रहा है, मार्केट में प्राइस बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, मार्केट का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो मतलब आपने जो पहले खरीदा था वो पक्का लो होगा, तभी तो तुम इंक्रीज बोल रहे हो ना, इससे बढ़ गया होगा। ठीक है, तो जब तुमने खरीदा था 1 जनवरी को स्टॉक 10 रुपए में, आज मार्केट का रेट चल रहा है कितने का, 50 रुपए का रेट चल रहा है। फिर तुमने एक बार खरीदा है 10 जनवरी को, उसका रेट है 25 रुपए का, और एक बार और मैं गिन लेता हूँ 15 जनवरी को, इसका रेट है
₹30 का आपने 3 स्टॉक खरीद के रखा था। अब मार्केट का प्राइस बढ़ गया वहाँ पर, जहाँ पर आपका काम चल रहा है वहाँ पर मार्केट प्राइस बढ़ गया। अब आपको सोचना है कि इसमें से किसको भेजूँगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बात यहाँ प्रॉफिट की चल रही है। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर ये 10 वाला रेट को मैं पहले इश्यू कर देता हूँ, इसको अगर मैं पहले इश्यू कर देता हूँ तो मुझे मार्जिन कितने का मिलने वाला है? 40 का मार्जिन मिलने वाला है। और अगर मैं इसको इश्यू करता तो मुझे मार्जिन कितने का मिलने वाला है? ₹20 का प्रॉफिट मिलने वाला है। तो भैया अगर प्राइस ऐसे बहुत ज्यादा हाई में चल रहा है, मार्केट प्राइस हाई में चल रहा है, मार्केट प्राइस में जो वैल्यू चल रहा है अगर वो इंक्रीज हो चुका होगा तो आपको सोचना है कि मैं जो पहले आया था लो था, जो पहले आया था वो पहले चले जाना चाहिए, जो पहले आया था वो पहले चल जाना चाहिए। तो ये मेथड अगर यूज कर लोगे तो तुमको ज्यादा क्या हो सकता है? प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, वहीं अगर मार्केट रेट क्या चल रहा है? लो चल रहा है, मार्केट रेट बहुत कम हो गया है, तो जो लास्ट आया था उसको भेज देना, प्रॉफिट ज्यादा होने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ टॉपिक है कि कौन सा कैसे करना है वो एमसीक्यू में भी हम लोग सीख लेंगे। तो एक बात इसको याद रखना कि भैया अगर मार्केट का रेट हाई हो चुका है तो मेरे पास जो पहले आया था वो लो में रेट होगा, तो लो रेट से हाई में जाऊंगा तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको मटेरियल इशू के बारे में पढ़ाई करना है। ठीक है, इसके एमसीक्यू आपको खूब सारा पढ़ना पड़ेगा, कंटेंट खोज खोज के बनाना पड़ेगा, और चैप्टर्स को फॉर्मेट के साथ क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट बना लेंगे। तो अगला टॉपिक तुम्हारा बनता है मटेरियल के ही ऊपर अगला चैप्टर बनता है ईओक्यू। अभी तो हमने पढ़ा कि कैसे आएगा और कौन से मेथड से जाएगा। आएगा तो कोई भी और कौन कौन से मेथड से जाएगा, तो 5 मेथड से जाएगा। लेकिन अब आगे पढ़ रहे हैं कि जो मटेरियल है इसको परचेज करना पड़ता है मार्केट से। ये जो मटेरियल है इसको मार्केट से जाकर आपको परचेज करना पड़ेगा। और जब मटेरियल को तुम मार्केट से परचेज करोगे तो कितना मार्केट से परचेज करोगे? लेट सपोज करो आपको एनुअल रिक्वायरमेंट 12,000 किलो है। एक साल में तुम्हारे फैक्ट्री में 12,000 किलो मटेरियल लगता है। ओके सर, ठीक है। जब तुम मार्केट से मंगाते हो तो एक ट्रक का भाड़ा, ऑर्डर कॉस्ट बोलते हैं उसको, एक ट्रक वाला तुमसे 5,000 रुपए भाड़ा ले लेता है पर ऑर्डर का। बोला कि एक ऑर्डर दोगे तो ट्रक का गाड़ी का जो भाड़ा होता है 5,000 रुपए लगता है। ठीक है, अब ये जो मटेरियल है, ये जो मटेरियल तुम लाए हो 12,000, उसको रखना पड़ता है। उसको रखने के लिए आपको एक गोडाउन लेना पड़ेगा, एक स्टोर कीपर रखना पड़ेगा, उस गोडाउन का बीमा कराना पड़ेगा, उस गोडाउन में देखभाल करना पड़ेगा। उसके लिए तुमको और खर्चा लगता है, उसको बोला जाता है कैरिंग कॉस्ट, वहन करने की लागत, उसको उठा के रखने का। तो जब आप मार्केट से मटेरियल को खरीदते हो तो 3 टाइप का खर्चा होता है। एक तो जितने में खरीदोगे वो तुम्हारा कॉस्ट बन गया, मटेरियल परचेस करने का कॉस्ट। दूसरा, गाड़ी वाला लेकर आएगा, उसको ऑर्डर कॉस्ट बोलते हैं। एंड तीसरा, उस मटेरियल को लाके रखने के लिए गोडाउन चाहिए, उसका किराया देना पड़ेगा। गोडाउन में आग ना लग जाए उसका बीमा कराना पड़ेगा, एक गार्ड को रखना पड़ेगा, तो संभालने का खर्चा को बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप मार्केट से परचेस करोगे तो कितना परचेस करोगे? एक तुम पूरा भर के परचेस करोगे, पूरा 12,000 चाहिए था, पूरा 12,000 एक साथ ला लोगे तो गाड़ी भाड़ा तो बचा लोगे, ये एक ही बार लगेगा। लेकिन पूरा का पूरा मटेरियल करने से बड़ा सा गोडाउन लेना पड़ेगा, उसके अंदर बहुत सारे खर्चे होंगे, मेंटेनेंस वेंटेनेंस सब चीज होगा। तो बोले कि सर एक साथ अगर मैं ऑर्डर कर लेता हूँ ना, एक साथ अगर मैं पूरा मटेरियल 12,000 खरीद लेता हूँ तो मेरा ऑर्डर का खर्चा तो पक्का बच जाएगा, लेकिन मेरा कैरिंग खर्चा क्या हो जाएगा? मेरा कैरी कॉस्ट हाई हो जाएगा, क्योंकि बड़ा सा गोडाउन लेना है, बहुत सारा चीज करना पड़ता है। तो आप सोचे कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग ना एक साथ नहीं खरीदते, हम क्या करते हैं थोड़ा थोड़ा खरीदते हैं। तो गोडाउन लेने की जरूरत नहीं, अपने फैक्ट्री के किसी कोने में रख दूंगा, बीमा कराने की जरूरत नहीं, एक गार्ड को या स्टोर कीपर को रखने की जरूरत नहीं। तो बोले हाँ ये अच्छा है। तो अगर आप कैरिंग कॉस्ट को लो करना चाहते हो तो फिर बार-बार ऑर्डर देना पड़ेगा। हर बार फ़ोन करके बोलोगे चलो 2,000 भेजो, 2,000 भेजो, 2,000 भेजो, 2,000 भेजो, बार-बार मटेरियल मंगाते जाओगे, तो तुम्हारा ऑर्डर कॉस्ट हाई हो जाएगा और तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। तुम बोले कैरिंग बचाने जाता हूँ तो ऑर्डर का खर्चा ज़्यादा आ जाता है, ऑर्डर बचाने जाता हूँ तो कैरिंग का खर्चा ज़्यादा जाता है। करे तो करे क्या? कितना खरीदूँ कि ना मेरा ऑर्डर करने का खर्चा ज़्यादा है, ना मेरा कैरिंग करने का खर्चा ज़्यादा है। तो इसका जवाब आपको कॉस्ट अकाउंट बोलता है कि भैया तुम इतना खरीदो जितना मैं बताता हूँ, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मितव्ययी आदेश लागत, इकोनॉमी मतलब कम खर्चे का, आदेश का लागत
एक बार में मार्केट से कितना खरीदो? अगर तुमको एक बार में 12,000 पूरे साल भर का चाहिए, तो मार्केट से 6-6 करके 2 बार खरीद लेता हूँ, या 4-4 करके खरीद लेता हूँ, या 3-3 करके खरीद लेता हूँ, या 1-1 करके खरीद लेता हूँ। आप जो दिमाग लगा लो, या 12,000 एक साथ खरीद लेता हूँ। तो आप कुछ भी करोगे ना, तो या तो ऑर्डर ज्यादा आ जा रहा है, उसको बचाने जाता तो कैरी ज्यादा आ जाता है, इसको बचाने जाता तो ऑर्डर ज्यादा आ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें करना क्या चाहिए? तो ऐसे कंडीशन में कॉस्ट अकाउंट बताता है कि देखो, मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, आप इतना मेहनत मत करो, और मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे करो, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला बताता है ईओक्यू। तो ईओक्यू क्या बताता है, देखना जरा। ईओक्यू बताता है, ईओक्यू क्या फॉर्मूला क्या बताता है कि मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मार्केट से परचेस करोगे तो क्या होगा, ना तुम्हारा ऑर्डर कॉस्ट ज्यादा आएगा, ना तुम्हारा ऑर्डर कॉस्ट ज्यादा आएगा, आदेश देने की लागत, ना तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट ज्यादा आएगा, वहन करने की लागत। तो मैं बताता हूं आपको कि कैसे आएगा। ये ईओक्यू बोल रहा है, सर नहीं बता रहे हैं, ये आपको ईओक्यू बता रहा है। ईओक्यू बोलता है 2 into R into CO/CC। कई लोग कैरिंग कॉस्ट को होल्डिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, कई लोग एच भी यूज करते हैं, वो भी चलेगा, आप जैसे पढ़ते हो वैसे। अगर आपने पढ़ा है तो अपने फॉर्मूला को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेना, बाकी सब सेम होता है। बोलता है इस फॉर्मूला को लगाओ, इस फॉर्मूला से जो तुमको मिलेगा, इस फॉर्मूला से जो तुमको मिलेगा वो तुम्हारा आंसर बनेगा। अब 2 into एनुअल रिक्वायरमेंट, जितना सारा तुमको एक साल भर का चाहिए वो रिक्वायरमेंट रखना। सीओ का मतलब होता है ऑर्डर करने की लागत, 2,000 3,000 500 600 जो भी गाड़ी वाला ऑर्डर करने का खर्चा रहता है वो नीचे लिख लेना है आपको। सीसी कैरी करने का खर्चा। और जब इसका तुम रूट निकालोगे, जब तुम इसका रूट निकालोगे तब तुम्हारा क्या निकल जाएगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जब निकालोगे तो एक क्वांटिटी आएगा। मान लो 12,000 को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बताता है 4,000 खरीदो, 4,000 इसका आंसर आ गया। सपोज करो आपने इसको पुट करा और इसका आंसर तुम्हारा कितना आ गया, 4,000 आ गया। ये ना तुम बोल रहे हो ना मैं बोल रहा हूँ, ये कौन बोल रहा है, ईओक्यू बोल रहा है। तो सर ये 4,000 से क्या फायदा मिलेगा, तेरा ऑर्डर करने का कॉस्ट और तेरा कैरिंग करने का कॉस्ट दोनों के दोनों सेम आएंगे। अगर आपने कॉस्ट पहले पढ़ा है और ये चैप्टर आपने बनाया है तो एक टेबल बनाते हैं जिसमें टोटल कॉस्ट निकालते हैं, तो उसमें कैरी करने का खर्चा और ऑर्डर करने का खर्चा दोनों के दोनों सेम आते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बताता है, मितव्ययी आदेश लागत बताता है कि अगर आप 4,000 खरीदोगे या मेरे अकॉर्डिंग जाओगे तो ना तेरा कैरी ज्यादा आएगा, ना तेरा ऑर्डर खर्चा ज्यादा आएगा। तो कितना आएगा, जितना कैरी आएगा उतना ही ऑर्डर आएगा। 100 टाइम तुम निकाल के देखोगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, अगर बुक से उठाओगे, क्योंकि यहाँ पर रूट निकालना है और मुझे अभी आपको हाथ से रूट निकालने की जरूरत नहीं है, मैं सिखा नहीं सकता, वो आपका प्रैक्टिस होगा तो बना लोगे। लेकिन इससे तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट दोनों के दोनों सेम आने वाला है। तो याद रखना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों सेम आता है। और यदि तुम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉलो नहीं करते हो तो कैरिंग कॉस्ट कभी ज्यादा दिखेगा, वो ज्यादा नहीं दिखेगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा दिखेगा, वो ज्यादा नहीं दिखेगा तो कैरिंग कॉस्ट ज्यादा दिखेगा। तो दोनों को सेम रखने के लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आया है। ये अपना फॉर्मूला बताया, तो इन फॉर्मूला को आपको पढ़ लेना है। 2 into R into CO/CC। सर व्हाट इज सीओ, ऑर्डर करने का कॉस्ट। सीसी का क्या मतलब होता है, कैरी करने का कॉस्ट, कई लोग उसको होल्डिंग करने का कॉस्ट बोलते हैं। तो ये तुम्हारा ईओक्यू होता है। ठीक है, आगे चेक करते हैं। मैंने कुछ नाम लिख दिए यहाँ पर, ऑर्डर करने का कॉस्ट और कैरी करने का कॉस्ट, आपको इसको याद करके रखना है, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इसका यूज किया जाएगा। कैसे सर, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट इनकर्ड एवरी टाइम एन ऑर्डर इज प्लेस। जब भी तुम एक बार ऑर्डर करते हो तो उस ऑर्डर करने का कितना खर्चा आता है वो तुमको ये बताएगा। तो देखिए क्या है, प्रिपेयरिंग परचेज ऑर्डर, जब परचेज करोगे तो परचेज करने के टाइम में कुछ खर्चा लगता है, वो इसमें आता है। पोस्टेज एंड कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस, जब किसी से तुम खरीदने की बात करते हो तो पहले आपका डील होता है, बात करते हो, पोस्टेज पुराने जमाने में लिख कर भेजा जाता था, मेल किया जाता था, पोस्टल किया जाता था, फिर वहां से कोटेशन आएगा, फिर कोटेशन को तुम ऑर्डर प्लेस करोगे, तो वो सब सब तुम्हारा ऑर्डर कॉस्ट में आता है। फॉलो अप एक्सपेंसेस, तुमने जो ऑर्डर प्लेस किया रहेगा उसके बारे में आप फॉलो अप करोगे, पता करोगे मेरा ऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ, कितना दूर तक पहुंचो, उसमें अगर कुछ खर्चा आ जाता है तो फॉलोइंग ये फॉलो अप एक्सपेंसेस आता है। इंस्पेक्शन एंड रिसीविंग एक्सपेंसेस, उसको चेक करवाने के लिए जो हमने ऑर्डर किया है वहां से माल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके लिए आप एक इंस्पेक्शन भेजोगे, इंस्पेक्टर जाकर चेक करेगा, उसके बाद रिसीव करने का, तो कुछ खर्चे हैं तुम उसको याद कर लेना। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होगा। कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या आएगा सर,
कैरिंग कॉस्ट में होल्डिंग वाले खर्चे को कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं, सामान को संभाल के रखने का। वेयर हाउस का खर्चा, बीमा का खर्चा, स्टोरेज का खर्चा, डिटर्मिनेशन एंड ऑब्सोलेंसेस भी अब प्रचलन से खत्म हो गया, तुम्हारा स्टॉक पड़ा का पड़ा रह गया। तो ऐसे कुछ कुछ खर्चे होते हैं जो कैरी कॉस्ट, इतना डिटेल नहीं होता, बट मैं बता दिया कि ये सारे के सारे तुम्हारे नाम होते हैं। ठीक है, तो अभी भी हम मटेरियल में ही हैं। मटेरियल में हमने जो पढ़ा, एक तो पढ़ा मटेरियल आता कैसे है, मटेरियल जाता कैसे है, उसके लिए बोला जाता है इश्यू ऑफ मटेरियल। उसके 5 मेथड होते हैं। फिर अगर मैं मटेरियल को मार्केट से परचेज करूंगा, अगर मार्केट से मटेरियल को परचेज करूंगा तो कितना खर्चूंगा, ताकि मेरा ये वाला खर्चा भी ज्यादा ना है, ना मेरा ये वाला खर्चा ज्यादा है, इसके लिए आपको लगाना पड़ता है ईओक्यू मेथड। फिर उसके बाद आपको चेक करना पड़ता है कि कितने मटेरियल्स मेरे पास है, दैट इज लेवल ऑफ मटेरियल। लेवल ऑफ मटेरियल क्या कहता है, मैं आपको बताता हूँ। लेवल ऑफ मटेरियल बताता है, देखो, ये सपोज कर लो वाटर टैंक है, ठीक है। अब इस अगर वाटर टैंक को मैं समझाऊं तुमको, तो इस वाटर टैंक में ये इसका मैक्सिमम एरिया है, इतना पानी रह सकता है, इसके ऊपर रहेगा तो फ्लो हो जाएगा, ये मैक्सिमम एरिया आपका वाटर का, ये मैक्सिमम एरिया है। ये तुम्हारा वाटर टैंक का मिनिमम एरिया है, इससे ज्यादा नीचे आ गया तो शॉर्टेज हो सकता है। ठीक है, पानी इतना तुम्हारे पास रहता ही है, ये तुम्हारा एवरेज है। मिनिमम के नीचे आ गया, मिनिमम के नीचे आ गया तो तुमको हो जाएगा डेंजर, कि भैया खतरे में आ गए हम लोग। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या क्या आ गया, जरा चेक करो तुम्हारे पास क्या क्या आ गया। सबसे पहले तो ये तुम्हारा मैक्सिमम पॉइंट, इससे ज्यादा पानी में अपने टैंक में नहीं रख सकता, मटेरियल नहीं रख सकता। ये मेरा मिनिमम, इससे कम आ जाएगा तो नुकसान होने वाला है, ये मिनिमम इतना तो रहना ही चाहिए। उससे नीचे भी आ गया तो इसको बोला जाएगा डेंजर पॉइंट आ गया, और इतना हमेशा रहता है तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, एवरेज हो गया। तो एक पानी के टैंक से इसको समझ लो। तो सिमिलरली आपके गोडाउन में जितना मटेरियल है उसके लेवल्स होते हैं। आपके गोडाउन में कितना मटेरियल आ सकता है, मैक्सिमम क्षमता क्या है तुम्हारे गोडाउन की, उसको बोलते हैं मैक्सिमम लेवल। मिनिमम क्षमता क्या है, कम से कम कितना रहना ही चाहिए तुम्हारे पास, इतना तो रहना ही चाहिए, उसको बोलते हैं मिनिमम लेवल। इसके बाद एवरेज कितना पड़ा रहता है, मतलब इतना सामान तो एवरेज पड़ा रहता है, उसको बोला जाता है एवरेज लेवल। और अगर मिनिमम के भी नीचे आ गया तब क्या करो, अरे डेंजर में आ गया, तुरंत खरीदना पड़ेगा मार्केट, मिनिमम के नीचे कभी नहीं जाना चाहिए, खतरे का निशान हो गया, तो उसको बोलते हैं डेंजर लेवल। तो ऐसे करके मटेरियल में कुछ लेवल्स है तुम्हारे पास। आओ इन लेवल को चेक करते हैं। तो ये लेवल क्या बताता है तुमको, देखो, लेवल ऑफ मटेरियल सबसे पहले है तुम्हारा मैक्सिमम लेवल। तो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला सिंपल लैंग्वेज में आपको याद करना है, इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उससे सॉल्व कर लेना, अगर न्यूमेरिकल आता है तो। मेरे समझ में यहाँ पर न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं आने वाला है ना, क्योंकि इतने सारे न्यूमेरिकल चैप्टर अकाउंट्स में ऑलरेडी है, तो कॉस्ट में तुम्हारा को थ्योरी ही पूछने वाला, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं पूछने वाला। तो आओ चेक करते हैं क्या पूछता है। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला होता है ऑर्डर पॉइंट। एक ऑर्डर पॉइंट चाहिए तुमको, ऑर्डर पॉइंट। ऑर्डर पॉइंट में क्या करना है, माइनस करना है। क्या माइनस करना है, मिनिमम यूजेज रेट इनटू मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम यूजेज रेट, कम से कम तुम कितना मिनिमम यूज करते हो, और समय कितना है। जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर कॉस्ट अकाउंट को उठा के देखोगे तो बताया रहेगा, यहाँ पर क्वांटिटी दे देता है कि ऐसा क्वांटिटी दे देगा 4 to 8, और टाइम भी दे देगा खरीदने का, 2 days से 10 दिन तक का टाइम दे देगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर जाना, मैंने प्रैक्टिकल डिस्कशन नहीं किया है, वो अलग ही कॉन्सेप्ट में चल जाता है। कम से कम 4 यूजेस होगा, ज्यादा से ज्यादा 8 यूजेस होगा, 2 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, तो इसमें से तुमको मिनिमम यूजेज रेट और मिनिमम लीड टाइम को उठा लेना है, इन दोनों को इंटू करना है, और उसमें माइनस करना होता है किसको, ऑर्डर पॉइंट को, और प्लस करना होता है किसको, ईओक्यू को, री ऑर्डर क्वांटिटी भी बोला जाता है। अगर आप इस फॉर्मूला को यूज करते हो तो तुमको क्या मिल जाता है, मैक्सिमम लेवल, आपके स्टोर का मैक्सिमम लेवल आपको पता चल जाएगा। चलो एक बार चेक करते हैं फॉर्मूला को क्या बताया मैंने। कैसे याद करेंगे सर, ऐसे याद करेंगे, देखो मैं इसको ऐसे याद कराता हूँ। मैक्सिमम लेवल निकालना है तो अंदर मिनिमम इंटू मिनिमम, मैक्सिमम रेट निकालना तो अंदर मिनिमम यूजेस रेट इनटू मिनिमम लीड टाइम। तो मैं ऐसा बोलता था बच्चों को कि भैया मिनिमम का मिनिमम से इंटू कर देना, और यहाँ पर माइनस लगा देना, और यहाँ पर लिख देना ऑर्डर पॉइंट, कि अगला ऑर्डर पॉइंट क्या होगा मेरा वो निकालना सिखाऊंगा, और यहाँ पर प्लस कर देना तुम क्या, ईओक्यू, तुम्हारा फॉर्मूला बन जाता है। अगर मैक्सिमम लेवल निकालना है तो अंदर मिनिमम आएगा,
अगर मैक्सिमम लेवल निकालना है तो अंदर मिनिमम आएगा, सामने में एक माइनस करना ऑर्डर पॉइंट, लास्ट में प्लस करना ईओक्यू। एक्सप्लेनेशन पूरा पॉसिबल नहीं है सर मेरे से, कॉस्ट में इतना सारा हम नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे एग्जाम प्रोस्पेक्ट से तुमको पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, वैसे भी रिविजन टाइप का पढ़ा रहा हूँ मैं, और आपको जो भी पढ़ाई करे वो यहाँ पर काम आ जाएगा। पूरा फुल पढ़ना है तो 1 से 2 साल लग जाता है, बहुत सारे सिलेबस होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तुमको पहला फॉर्मूला याद करना पड़ता है। सेकेंड फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, मिनिमम निकालना है। अच्छा, मिनिमम लेवल निकालना है भैया, जब मैक्सिमम लेवल निकालना था तो अंदर मिनिमम था, तो मिनिमम निकालना है तो अंदर क्या मैक्सिमम होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, अगर मिनिमम तुमको निकालना है तो फिर ऑर्डर पॉइंट है। ओके, फिर ऑर्डर पॉइंट है, अंदर क्या है, एवरेज यूजेज रेट, अंदर है आपका एवरेज यूजेज रेट। यस, एवरेज यूजेज रेट इनटू एवरेज लीड टाइम। अगर एवरेज को एवरेज से इंटू कर दोगे और सामने माइनस कर दोगे ऑर्डर पॉइंट माइनस कर दोगे, तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, मिनिमम लेवल निकल जाएगा। सर मैक्सिमम लेवल निकालने के लिए मिनिमम इंटू मिनिमम, सामने माइनस आखिरी में प्लस। सर मिनिमम लेवल निकाला तो एवरेज इंटू एवरेज, सामने में माइनस ऑर्डर पॉइंट, दैट्स इट, प्लस नहीं होता इसमें। इसके बाद अगर मैं बोलता एवरेज लेवल निकालना तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, मिनिमम लेवल जो निकाले रहोगे यहाँ से मिनिमम लेवल, उसका प्लस कर देना 1/2 ऑफ ईओक्यू। ईओक्यू का आधा को अगर जोड़ देता हूँ मिनिमम में, ईओक्यू का आधा जोड़ देता हूं मैं, अगर ईओक्यू का आधा जोड़ देता हूं मैं किसमें, मिनिमम लेवल में, तो वो मिल जाता है मुझे कौन सा लेवल, एवरेज लेवल मिल जाएगा। तो 3 लेवल हो गया सर। पहला मैक्सिमम लेवल, अंदर कौन आएगा, मिनिमम इंटू मिनिमम माइनस प्लस। ओके सर, अगला क्या है, मिनिमम लेवल, तो अंदर कौन आएगा, एवरेज इंटू एवरेज, सामने में माइनस ऑर्डर पॉइंट। एंड तीसरा कौन सा होता है तुम्हारा, एवरेज लेवल। एवरेज लेवल निकालने के लिए मिनिमम लेवल में 1/2 जोड़ देना है, किसका 1/2 जोड़ देना है, तुम्हारा ईओक्यू क्या, तो तुम्हारा एवरेज लेवल आ जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट है तुम्हारा डेंजर लेवल। डेंजर लेवल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, चेक करो। डेंजर लेवल निकालने के लिए एवरेज यूजेज रेट में इमरजेंट लीड टाइम, एवरेज यूजेज रेट क्वेश्चन में सब दिया रहता है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के रखना है। और अगर आपके पास सेकंड ईयर का कॉस्ट अकाउंट की बुक होगा तो उसको देखना, आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, एवरेज यूजेज रेट, सर अगर एवरेज नहीं दिया होगा तो क्या दिया होगा, देखो 8 दिया होगा और 12 दिया होगा, तो 8 और 12 यूजेस रेट को, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना, तो तुम्हारा एवरेज यूजेस निकल जाएगा। उसका इमरजेंट लीड टाइम सब दिया होता है, सब दिया होता है क्वेश्चन में, उसको इंटू करूंगा तो डेंजर लेवल निकल जाएगा। लेकिन मुद्दा यही था कि सर ये ऑर्डर पॉइंट निकलता कहां से, जो ऑर्डर पॉइंट बोल रहे हो, ऑर्डर पॉइंट, ऑर्डर पॉइंट का मतलब होता है, री ऑर्डर पॉइंट भी बोलते हैं, कि दोबारा मार्केट से कब खरीदना, उसका टाइम क्या है, री ऑर्डर पॉइंट का। तो उसके लिए मैक्सिमम यूजेस रेट इंटू मैक्सिमम लीड टाइम करना। सर ये कहां बोले, मैं अभी तक हर जगह बोला हूं, मिनिमम का मिनिमम से इंटू कर दो, एवरेज का एवरेज इंटू कर दो, मैक्सिमम का मैक्सिमम से इंटू करना, बात ही नहीं किए थे। तो जब मैक्सिमम यूजेज को मैक्सिमम लीड टाइम से के साथ इंटू कर देंगे, तब आपको क्या मिल जाएगा, ऑर्डर पॉइंट मिल जाएगा, तब आपको मिल जाएगा ऑर्डर पॉइंट। तो टोटल करके यहाँ पर 5 टाइप के लेवल्स होते हैं। कोशिश करते हैं एक आग बनाने का, आओ कुछ देखो क्या होता है। मैं आपके सामने रख लेता हूँ, यूजेज रेट 8 kg टू 10 kg, लीड टाइम 2 days to 4 days, emergent lead time 1 day, EOQ 200, सपोज कर लो ऐसे 200 रख लिया मैंने। अब आपको निकालना है सबसे पहले आपको निकालना चाहिए ऑर्डर पॉइंट, इसी को री ऑर्डर लेवल भी बोलते हैं, री ऑर्डर लेवल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम का मैक्सिमम के साथ इंटू कर दो, तो मैक्सिमम यूजेज रेट है 10 इंटू मैक्सिमम लीड टाइम है तुम्हारा 4, तो मिल गया तुम्हारा 40, तो री ऑर्डर पॉइंट तुम्हारा 40 होगा। एक बार कॉस्ट के बुक में जाना और थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल पढ़ना, तो ये तुमको री ऑर्डर पॉइंट 40 मिल गया। अब तुमको क्या क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाते जाना है। पहला फॉर्मूला कौन सा होता है, मैक्सिमम लेवल, पहला फॉर्मूला होता है मैक्सिमम लेवल। तो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, अंदर आएगा मिनिमम इंटू मिनिमम प्लस ईओ क्यू माइनस रीऑर्डर पॉइंट, या रीऑर्डर, हाँ ऑर्डर पॉइंट, ऑर्डर पॉइंट, तो ऑर्डर पॉइंट कितना आ गया 40। मिनिमम कितना है सर, मिनिमम 8 और 2, तो ये 8 इंटू 2 कर देना,
और प्लस कर देना कौन, ईओक्यू 200, इसको कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही करके सारा फॉर्मूला पुट करते जाओगे तो तुम्हारा सारा आंसर आ जाएगा। तो ये टॉपिक आपको बताता है लेवल्स कैसे होते हैं। आप, मैं बता दूं, मैं मटेरियल को थोड़ा सा डिटेल में गया, उतना सारा नहीं पता तुम्हारे सिलेबस में किस तरीके से बताया गया है। उसने मटेरियल पूछा तो मेरे मन में जितना मटेरियल का था सारा का सारा मैंने बता दिया। ठीक है, एक पॉइंट मुझे अचानक से याद आया, मैं उसके बारे में डिस्कशन कर दूं, जरा रुको। एक सेकंड। यहाँ पर आपको कभी कभी ऑर्डर कॉस्ट पूछेगा, अगर ऑर्डर कॉस्ट निकालो, ईओक्यू टॉपिक से रिलेटेड है। मैं यहाँ लेके चल जाता हूँ तुमको ईओक्यू टॉपिक के पास। हाँ, ये ईओक्यू टॉपिक के पास मैं आपको बता दूं कि क्या हो सकता है। अगर क्वेश्चन में तुमसे पूछता है कि ऑर्डर पॉइंट बताओ, देखो, अगर आपने ईओक्यू निकाला है 4,000, वो 12,000 वाले क्वेश्चन के हिसाब से आपने ईओक्यू निकाला कितना, 4,000 निकाला, तो मैं पूछता हूं नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होगा। तो एक साल भर में तुमको 12,000 खरीदना है और तुमको ईओक्यू बोलता है भैया 4,000 ही खरीदो, तो कितने ऑर्डर लगाओगे। तो भैया 12,000 खरीदना था, दैट इज आर, डिवाइड कर देना 4,000 से, जो कि ईओक्यू है। समटाइम इसी को Q0 से डिनोट किया जाता है। तो तुमको मिल जाएगा 3 ऑर्डर लगाना पड़ेगा, 4 4 8 4 12। ठीक है, टोटल आपको एक साल भर में कितना खरीदना था, 12,000, और एक बार में ईओक्यू कितना बोला था, 4,000, तो कितना करना पड़ेगा, 3 ऑर्डर लगाना पड़ेगा। तो 3 ऑर्डर लगाएंगे, 3 ऑर्डर, 3 है ना ऑर्डर। उसके बाद ऑर्डर का कॉस्ट क्या होगा, तो फिर यहां पर अगर मैं निकालू ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट अगर निकालना होगा, 3 ऑर्डर को, एक ऑर्डर का कीमत अगर 5,000 था जैसे बोले एग्जांपल में, तो तुम्हारा टोटल ऑर्डर कॉस्ट कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। इस तरीके से तुमको ऑर्डर कॉस्ट, तो कई बार अगर एमसीक्यू में ईओक्यू शायद ही पूछेगा, क्योंकि रूट निकालने का कॉन्सेप्ट होता है, और बीकॉम वाले का वैसे भी हाथ नहीं जमा है अब जोड़ने घटाने हाथ से करने में, तो शायद वो ऑर्डर कॉस्ट पूछ देगा। टोटल रिक्वायरमेंट एक साल भर का कितना था और ईओक्यू कितना है, उनको उससे डिवाइड कर देना। ईओक्यू बता रहा है कि इतना खरीदो, तो आपको 3 ऑर्डर निकल जाएगा, और एक ऑर्डर की कीमत 5,000 है तो 15,000 आ जाएगा। लेकिन वहीं अगर क्वेश्चन में तुमसे पूछता है कैरिंग कॉस्ट निकालो, कैरिंग कॉस्ट निकालना है, कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है 1/2 ऑफ ईओक्यू इंटू कैरिंग का कॉस्ट जो होगा वो, ईओक्यू का आधा कर लेना, 4,000 ईओक्यू था, उसका आधा कर लेना, तो 2,000 आ जाएगा। और कैरी करने का 1 यूनिट का लागत दिया होगा कि एक सामान को, 1 यूनिट को संभालने में 2 रुपए का खर्च आता है, या 1 यूनिट को संभालने में 4 रुपए का खर्च आता है, जैसे यहाँ 4 रुपए लिख लेता हूँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4,000 आ जाएगा। अभी तो दोनों अलग अलग है क्योंकि मैंने फेक नंबर लिया, लेकिन याद रखना ईओक्यू से बनाओगे तो ये दोनों के दोनों तुम्हारा कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। एक एमसीक्यू वहां से बनने का ऐसा दिखता है कि भैया ऐसा कंडीशन में दोनों दोनों सेम आता है, अभी तो मैं ऐसे रफली अपने मन से लिया, तो याद करना। तो भैया ऑर्डर कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ऑर्डर रेट। कैरिंग कॉस्ट निकालने का खर्चा क्या होता है, 1/2 ऑफ ईओक्यू, ईओक्यू का आधा को इंटू कर देना कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट से। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट एक का दिया होता है, वो नहीं दिया होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन देगा 10 रुपए का है या 10% है, कुछ तो दिया रहेगा, उसको यहाँ पर यूज करना। तो दोनों को दोनों सेम आते हैं, तो ये कैरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला और ये ऑर्डर कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा यूज होगा। चलो, मटेरियल टॉपिक तो मैंने खत्म कर दिया। तो मटेरियल के मैंने 3 लेक्चर लिए, तुम्हारे 3 छोटे छोटे टॉपिक पर डिस्कशन किया मैंने। पहला डिस्कशन किसके ऊपर किया, कैसे आएगा, कैसे भी आएगा, जाएगा किस तरीके से वो बता दिया, 5 तरीके से जाएगा। फिर मटेरियल को खरीदने के बारे में अगर बात करते हो तो क्या बात करेंगे, ईओक्यू। और मटेरियल को रखने की बात करेंगे हम लोग, तो क्या चलने वाला है तुम्हारा, लेवल्स। ठीक है, 5 लेवल होते हैं, ईओक्यू फॉर्मूला होता है, उसके बारे में पढ़ लिया हमने। अब आओ हम चेक करते हैं अपने एमसीक्यूज को। चलो, जो कुछ भी हमने अभी सीखा है उसको चेक करते हैं कि उतना एमसीक्यू में से बन पा रहे हैं कि नहीं। बहुत ज्यादा सारा लेक्चर नहीं बनाया, लेकिन हाँ, यहाँ पर आपने बहुत सारा बेसिक सुना है। अब आपका दिमाग अपने आप चलने लगेगा। द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉस्ट अकाउंट, द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉस्ट अकाउंट इज कॉस्ट। लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। तो पहला क्या कहता है, कॉस्ट डिटरमाइन करना, लागत निर्धारण करना। हाँ, लगता है टैक्स कंप्लाइंसेस, ना टैक्स तो नहीं हो सकता सर। फाइनेंशियल ऑडिटिंग नहीं हो सकता। प्रॉफिट एनालाइजिंग नहीं हो सकता। तो कॉस्ट अकाउंट का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉस्ट डिटरमाइन करना।
कई बार आपको लगेगा कि मैं खुद से बना सकता हूँ, यस आप खुद से बना लोगे, कई सारा थ्योरी नहीं पढ़े रहोगे तो भी तुमसे बन जाएगा। ठीक है, आओ आगे चेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंट, इनमें से कौन सा लागत लेखांकन का कार्य नहीं है? कौन सा इसमें से लागत लेखांकन का कार्य नहीं? कॉस्ट प्लानिंग करना, कॉस्ट डिटरमाइनिंग करना, एक्सटर्नल रिपोर्ट बनाना, डिसीजन मेकिंग करना। कॉस्ट का प्लान करना, कॉस्ट का लागत का नियोजन करना, हाँ ये काम तो हो सकता है, कॉमन सेंस। कॉस्ट डिटरमाइन करना, लागत का निर्धारण करना, हाँ ये भी हो सकता है, कॉमन सेंस। एक्सटर्नल रिपोर्ट बनाना, बाहरी प्रतिवेदन बनाना, ये क्यों आएगा? डिसीजन लेने में काम आता है, हाँ बिल्कुल, कॉस्ट बनाओगे तो डिसीजन लेने में काम आता है। तो ये तुम्हारा आंसर बी सही था यहाँ पर। कॉस्ट अकाउंटिंग ओरिजिनेटेड टू, लागत लेखांकन की उत्पत्ति किस उद्देश्य से की थी? लागत लेखांकन क्यों बनाया गया था? क्या बनाया गया था? ये सब ना आप नहीं पढ़ सकते, बुक से कहां से खोजोगे? इसके लिए कॉमन सेंस ही चलाना पड़ेगा, तो एमसीक्यू को धीरे धीरे पढ़ो, बनेगा। ओवरकम द शॉर्ट कमिंग ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंट, बोलता है वित्तीय लेखांकन की अगर कोई कमी हुई है उसको दूर करने के लिए, हो सकता है नहीं पता। प्रबंध लेखांकन की कमियों को दूर करने के लिए, प्रबंध लेखांकन मैनेजमेंट अकाउंट आता है। उसके बाद कहता है ओवरकम द शॉर्ट कमिंग ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मानक लागत प्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए, और ऑल ऑफ द अबव। तो सुनो क्या कहता है। क्या होता है मालूम? फाइनेंशियल अकाउंट सबसे मेन होता है। फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर बहुत सारी कमियां थी, इसलिए फाइनेंशियल अकाउंट का एक पार्ट निकाल दिया गया कॉस्ट अकाउंट। भैया कॉस्ट अकाउंट अच्छे से करो, इसलिए जो सीए होते हैं, जो सीएमए होते हैं, उन लोग मेन फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ते हैं, उसके साथ उन लोग कॉस्ट अकाउंट पढ़ते हैं। कॉस्ट अकाउंट का बहुत ज्यादा यूज फाइनेंशियल में होता है। तो फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर, वित्तीय लेखांकन के अंदर बहुत सारी कमियां थी, उसको दूर करने के लिए क्या बना दिया गया? कॉस्ट अकाउंट को सेपरेट कर दिया गया। तो पहले तो सब एक ही होता था, फिर इनको अलग कर दिया गया। तो मेन आंसर ये है। पढ़ने में ऐसा लगेगा कि ऑल ऑफ दिस सभी होना चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है तो खुद कॉस्ट का पार्ट है। कॉस्ट का पार्ट को कॉस्ट से अलग करने के लिए संभव ही नहीं हो सकता, तो मैनेजमेंट का भी जरूरत नहीं था। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। फाइनेंशियल अकाउंट में बहुत ज्यादा कमियां होती है, उसको पूरा करने के लिए बनाया गया है। आगे देखो क्या कहता है। ठीक, नेक्स्ट चेक करो। कॉस्ट अकाउंटिंग इज यूज्ड फॉर, लागत लेखांकन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? लागत लेखांकन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बिजनेस, व्यवसाय को खरीदने बेचने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, बिजनेस का निर्माण करने के लिए। सर्विस कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए। बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज ऑफ बिजनेस। लागत लेखांकन कहाँ यूज होता है? लागत लेखांकन उपयोग किसके लिए किया जाता है? खरीदने बेचने के लिए तो नहीं लगता। आप लोग खरीदते बेचते हो, लागत लेखांकन थोड़ी ना लगाते हो। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, हाँ ये हो सकता है। सर्विस कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए ये भी हो सकता है। तो लागत दो जगह पर रखती है, जैसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ तो मैं सर्विस दे रहा हूँ, तो मेरे सर्विस का कॉस्ट भी तो सर्विस कॉस्ट में आएगा, इसमें भी तो कॉस्ट होता है। और अगर कोई सामान बनाता तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आता है, तो दोनों जगह इसका काम लगता है। तो बोथ राइट आंसर। आगे सर। देखिए क्या कहते हैं। द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन, लागत लेखांकन प्रणाली किस पर आधारित है? सिंगल एंट्री पर डिपेंड है कि डबल एंट्री पर डिपेंड है? ये आपको सोचना है। लागत लेखांकन प्रणाली किस पर आधारित है? सिंगल एंट्री पर, एक हरा लेखा प्रणाली, या डबल एंट्री पर? अगर आपने कॉस्ट पढ़ा होगा तो वहां पर आपने कई बार पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, फिर प्रोसेस कॉस्टिंग है, तो यहाँ भी डबल अकाउंटिंग लगता है, क्योंकि फाइनेंशियल का ही पार्ट होता है, तो डबल अकाउंटिंग इसका आंसर होगा। कॉस्ट अकाउंट इज क्या है? कॉस्ट अकाउंट क्या है? अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंट, अभी तो पढ़े थे, अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंट, बोथ ए फाइनेंशियल अकाउंट का पार्ट है सर ये। आगे तो सेम क्वेश्चन था। द हेड ऑफिस इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ द कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट इन इंडिया इज लोकेटेड इन, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? सर ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है, मुझे नहीं रखना चाहिए था बट मैं रख दिया। कॉस्ट बनाता है आईसीएमएआई, आईसीएमएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो सीएमए सीएमए बोलते हैं। तो इनका ऑफिस है प्रेजेंटली दिल्ली में शिफ्ट हो गया है। पहले ये कहाँ था? कोलकाता था। तो यहाँ पर ना कॉस्ट एंड वर्क लिखा है, मतलब ये आईसीडब्ल्यूएआई है, कॉस्ट एंड वर्क।
तो अगर आप कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट बोलेगा ना, हालांकि पुराना है, बंद हो चुका है, अब वो आईसीएमआई हो गया, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट हो चुका, वर्क हट चुका है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, है ना। इसका आंसर, राइट आंसर आपका दिल्ली है, बट हम टिक करेंगे कोलकाता को, क्योंकि वो अभी अभी शिफ्ट हुआ है और नहीं पता इतना अमेंडमेंट आया होगा कि चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। और यहाँ पर वर्क अकाउंट बोला है, तो ये पुराना ही पूछना चाहता था, इसलिए मैं उसको कोलकाता दे दिया। अगर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट पूछता, लागत व प्रबंध लेखांकन पूछता, तो मैं दिल्ली बता देता। तो ये शिफ्ट हो गया है, पहले कोलकाता में था। तो अगर आपके सीजी पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप कोलकाता ही टिक कर लेना इसको, ठीक है। आगे थोड़ा सा डिस्प्यूटेड टॉपिक है, कई लोग इसमें बोलेंगे कि नहीं ये तो ऐसा है वैसा है, तो मैं पहले ही बता दूं, आपको जो ईयर लगता है उसको लगा सकते हो, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क अकाउंटेंट मतलब पुराना, जो कि कोलकाता में था, मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो नया है, जो अब दिल्ली में शिफ्ट हो गया है। एंड कॉस्ट अकाउंटेंट कब पास हुआ था? द कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, पुरानी बात कर रहा है, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट इस एक्ट इज पास्ड इन, कब पास किया जाता है इसका एक्ट? 1959 में। मुझे नहीं लगता इतना डिटेल पूछेगा, बट मेरे मेरे पास था ये क्वेश्चन, तो मैं आपके सामने रख दिया, एक हल्का सा रिवीजन में काम आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं। कॉस्ट डिटरमिनेशन विद द हेल्प ऑफ द एक्सपेंसेस इनकर्ड इज कॉल्ड, व्यय के आधार पर लागत निर्धारण को क्या कहा जाता है? व्यय के आधार पर ना, जितना खर्चा करेगा उतना रिकॉर्ड करेंगे, जितना खर्चा करेगा व्यय, कॉस्ट, कॉस्ट डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द एक्सपेंसेस, तो इसका आंसर हिस्टोरिकल कॉस्ट ही डालना। व्यय के आधार पर जितना खर्चा होगा उतना ही रिकॉर्ड करेंगे बुक पर, व्यय के आधार पर, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट इसको रखना है आपको। आगे चेक करते हैं। The technique and process of ascertaining cost is called cost accounting. This definition was given by, लागत ज्ञात करने का तकनीक व प्रक्रिया प्रक्रिया की लागत लेखांकन कहते हैं। मतलब ये बोला था कि लागत ज्ञात करने की तकनीक एवं प्रक्रिया को लागत लेखांकन कहते हैं, कितना कॉस्ट आएगा और उसका प्रोसेस क्या है ये बताने को कॉस्ट अकाउंट बोलते हैं, ऐसा किसी ने बताया था। तो ये डेफिनेशन किसने दिया था? तो हमको नहीं पता, आपको सिंपल सा याद करके रखना है सर, ये डेफिनेशन आईसीएमए लंदन से आया है। ये कुछ कुछ चीज ऐसे होते हैं जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं, उसको सिंपल वर्ड में याद करना है। तो तुमको ये क्वेश्चन याद करना है, क्या था इसमें सर? टेक्निक एंड प्रोसेस, लागत व तकनीक, ये कहां से बना था? आईसीएमए लंदन से आया था। आगे बढ़ते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट इज, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज, परिवर्तन लागत का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? परिवर्तनशील लागत समझते हो? चलो इसका थ्योरी बता देता हूँ। दो टाइप के कॉस्ट होते हैं जी, सॉरी तीन टाइप के कॉस्ट होते हैं, तीन टाइप के कॉस्ट होते हैं। तुम जो पढ़े थे उसको नहीं बोल रहा मैं, तीन टाइप का कॉस्ट होता है। एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, जो उत्पादन के साथ साथ चेंज होता है, ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ज्यादा खर्चा आएगा, कम प्रोडक्शन करोगे तो कम खर्चा आएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट दे दूं, एमसीक्यू तो बता ही देंगे, एआई में भी तो मिल ही जाएगा सारा। तो एक होता है परिवर्तनशील लागत, जितना उत्पादन करोगे उतना खर्चा आएगा, जितना कम प्रोडक्शन करोगे उतना कम खर्चा आएगा। एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, आप ज्यादा बना लो आप कम बना लो वो खर्चा आएगा ही आएगा, फिक्स्ड है, उसका प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं होता। और एक होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल अर्ध परिवर्तनशील लागत। तो तीसरा जो होता है सेमी वेरिएबल अर्ध परिवर्तनशील, इसमें कुछ हिस्सा होता है वेरिएबल का और कुछ हिस्सा होता है फिक्स्ड का। कितने टाइप के नेचर में आ जाएगा तुम्हारा? तीन। एक होता है परिवर्तनशील लागत, वेरिएबल कॉस्ट, अगर मैं 100 बच्चों को पढ़ाऊंगा तो 100 बच्चों का टेस्ट का खर्चा, 20 बच्चों को पढ़ाऊंगा तो 20 बच्चों का टेस्ट का खर्चा, एक भी बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा तो एक भी बच्चे का टेस्ट का खर्चा नहीं आएगा। लेकिन फिर जो उस रूम का किराया, 100 पढ़ा लो, 1000 को बैठा लो, एक को बैठा लो, किराया तो देना ही पड़ेगा सर, उसको फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। जो स्टूडेंट से जुड़ा होगा मेरा वो वेरिएबल कॉस्ट होगा, और कुछ खर्चा फिक्स्ड होता है, कुछ खर्चा वेरिएबल होता है, उसको मिला देंगे तो सेमी वेरिएबल बनता है। तो बोलता है वेरिएबल का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर, ये फिक्स्ड है, ब्याज तो देना ही पड़ेगा। एक्सपेंडिचर ऑन द मटेरियल, हाँ भैया मटेरियल, मटेरियल ज्यादा लगाओगे तो खर्चा, एक मटेरियल खरीदोगे तो एक का खर्चा, 100 मटेरियल खरीदोगे 100 का खर्चा, 1000 किलो खरीदोगे 1000 किलो का, तो यही होता है बेस्ट। ऑफिस रेंट ये भी फिक्स्ड है जी, एक्सपेंडिचर ऑन द एडवर्टाइजमेंट ये भी फिक्स्ड है भैया। तो यही है तुम्हारा जो क्या दिखाता है, पूरा का पूरा वेरिएबल दिखाता है। आगे बताओ। उम्मीद करूंगा अच्छा लग रहा होगा आपको एमसीक्यू सारा का सारा। और मैंने वो वाला टेस्ट, एक कॉस्ट का टेस्ट था, उसको मैं बोला था कि मैं नहीं पढ़ा पाया हूँ, तो आप लोग अगर एक दो दिन वेट करके टेस्ट दोगे तो ज्यादा अच्छा है, समझने के बाद आप टेस्ट दे दो ज्यादा बेटर होगा। और अगर जिन्होंने खुद से तैयारी करी है वो टेस्ट टेस्ट भी दे सकते हैं। कुछ इमरजेंसी आ गया था जिस वजह से मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाया कल, नहीं तो मैं कल कर लेता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट का क्या एग्जाम्पल होगा इसमें से? फिक्स्ड कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, भैया डायरेक्ट मटेरियल तो वेरिएबल होता है,
डायरेक्ट लेबर, लेबर भी वेरिएबल होता है। चार्ज एक्सपेंसेस, ये भी वेरिएबल होता है। ऑफिस मैनेजमेंट सैलरी, यस भैया, इसको क्या बोलेंगे? फिक्स्ड एक्सपेंसेस। आगे बढ़ते हैं। हम्म कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड ऑल द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग सब सूचना देता है एक चीज को छोड़कर। लागत लेखांकन निम्नलिखित सभी सूचनाएं प्रदान करता है सिवाय टेंडर प्राइस, टेंडर भरना, हाँ ये कॉस्ट का पार्ट होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नाम में कॉस्ट है। कैश फॉरकास्टिंग, रोकड़ का अनुमान लगाना, कितना पैसा है, ये नहीं आता, ये कॉस्ट अकाउंट का पार्ट नहीं होता है। वैल्यू ऑफ मटेरियल, ये भी कॉस्ट का पार्ट होता है। तो राइट आंसर इज ये इसका पार्ट नहीं है। तो फॉर कैश फॉरकास्ट का पार्ट कॉस्ट अकाउंट नहीं करता। पैसा कितना आएगा, रोकड़ कितना बचा है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ये इसका पार्ट नहीं होता। अनुमान लगाना। द फॉर्मूला ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, हम्म द फॉर्मूला ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट इज, अच्छा अभी तुमने कॉस्ट शीट नहीं पढ़ा है। ये फॉर्मूला ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट इज ये बताना है तुमको, तो मैं एक बार तुमको बता दूं, कॉस्ट शीट एक टॉपिक होता है। कॉस्ट शीट मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, मैं भूल ना जाऊं इसलिए मैंने पहले से निकाल के रखा था, शायद इसमें नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको बता दूंगा कॉस्ट शीट क्या होता है। कॉस्ट शीट आप सभी ने सुना है पहले, कॉस्ट शीट, इसमें तो बराबर नहीं दिख रहा है, मैं आपको दूसरी जगह ले चल जाता हूँ। कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट का मतलब होता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो कॉस्ट चैप्टर में कॉस्ट शीट ही है सर, कि भैया आपको इस पेन का खर्चा निकालना है तो इस पेन का पूरा कॉस्ट का शीट बनाओ, तो उसको कॉस्ट शीट बोला जाता है। तो कॉस्ट शीट बनाना मैं आपको सिखाता हूँ। देखो सबसे पहले क्या क्या होता है कॉस्ट शीट में, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल, सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल, प्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट मटेरियल प्रत्यक्ष व्यय, ये पहला आ जाता है। फिर उसके बाद आता है डायरेक्ट लेबर, मजदूरी, डायरेक्ट। फिर एक आता है तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब इन तीनों को जोड़ लेंगे आप, तो जो बचता है सर उसको प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, मूल लागत। कुछ याद आ रहा होगा, और अगर आपने कॉस्ट की पढ़ाई कर ली तो ये होगा, उसमें तीन टाइप की चीजों को जोड़ना पड़ता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को जोड़ दूंगा तो प्राइम कॉस्ट बनता है। अब इस प्राइम कॉस्ट में सारा का सारा फैक्ट्री का खर्चा आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड, सारा फैक्ट्री का खर्चा जोड़ दोगे तो बन जाता है वर्क कॉस्ट। सर क्या क्या क्या, पहले तीन टाइप की चीजों को जोड़ लेना तो प्राइम कॉस्ट बनेगा, उस प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री के खर्चे को, पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग का फैक्ट्री के अंदर के खर्चे को जोड़ दूंगा तो वर्क कॉस्ट बन जाता है। अब इस वर्क कॉस्ट में तुम ऑफिस का खर्चा जोड़ दोगे तो जो बन जाएगा उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलेंगे। इसमें सर वर्क कॉस्ट में फैक्ट्री जोड़ने के बाद वर्क कॉस्ट आता है, उस वर्क कॉस्ट में अगर ऑफिस का खर्चा जोड़ दोगे, ऑफिस का खर्चा जोड़ दोगे तो जो बचता है उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। और इसमें अगर तुम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जोड़ दोगे तो जो बनेगा उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, इसको टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हैं, टोटल कॉस्ट। फिर इसमें जोड़ा जाता है प्रॉफिट को, तब जाकर तुम्हारा जो प्राइस मिलता है वो सेल प्राइस मिल जाता है, ऐसा। सर क्या क्या याद करना है, देखो सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या चाहिए तुमको, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड, या एक्सपेंसेस बोल दोगे तो बनता है तुम्हारा कौन सा, प्राइम कॉस्ट बनता है। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री को जोड़ दोगे तो वर्क कॉस्ट बनता है, वर्क कॉस्ट में ऑफिस का खर्चा जोड़ दोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनता है, उसके बाद उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ दोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल बनता है, इसी को टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट बोलते हैं। और उसमें जब प्रॉफिट को जोड़ दोगे तो क्या बन जाता है, सेल बन जाता है। इसको बराबर याद करके रख लेना सर क्या क्या किससे किससे बनता है। अगर मैं आपसे पूछता हूं तो जल्दी जल्दी बताओ, प्राइम कॉस्ट किससे बनता है, प्राइम कॉस्ट किससे बनता है, तीन चीजों को जोड़कर, तीन चीजों को जोड़ने से प्राइम कॉस्ट बनता है। वर्क कॉस्ट किससे बनता है, वर्क कॉस्ट किससे बनता है, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री के खर्चे को जोड़ दूंगा तो वर्क कॉस्ट बन जाएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे बनता है,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में वर्क कॉस्ट में किसका, ऑफिस का खर्चा जोड़ दोगे तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाएगा। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ सेल कैसे बनता है? इसके लिए आपको सीओजीएस में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को जोड़ना है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को जोड़ोगे तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगा, और उसमें लाभ को जोड़ दोगे तो सेल प्राइस आ जाएगा। तो ये टॉपिक मेरे पास बताने से छूट गया था, मतलब मैं लिख के रखा था कि भैया जब भी याद आएगा तो उसको तुरंत बता दूंगा। इतने सारे टॉपिक रहते हैं, सबको दिमाग में रख भी नहीं सकते, तो थोड़ा थोड़ा सा लिख देता हूं। एमसीक्यू आता है, तुरंत जो याद आएगा तुम्हारे लिए वो क्वेश्चन। चलो अब चेक करते हैं कहाँ पहुंचे थे हम लोग। कहाँ गया? सर एमसीक्यू बना लिए क्या? हाँ सर, यस यस यस, मिल गया। द फॉर्मूला ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट का क्या फॉर्मूला था? वही वर्क कॉस्ट ही फैक्ट्री कॉस्ट है, वर्क कॉस्ट को ही फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं। तो क्या करना है सर, क्या क्या होगा? प्राइम कॉस्ट में, प्राइम कॉस्ट में पूरा फैक्ट्री का खर्चा को जोड़ दूंगा तो मेरा फैक्ट्री कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, इसीलिए पहले ना रूल्स पढ़ना जरूरी, सीधा एमसीक्यू में जंप कर दोगे तो वैसे नहीं बनने वाला। वर्क फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है, तो सर प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री का कॉस्ट को जोड़ दूंगा तो फैक्ट्री कॉस्ट निकल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, आगे। इसमें कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? चेक कर लेना एक बार इसको, मुझे तो लग रहा है यही आंसर है। कई बार इतना सामने से मुझे दिखता नहीं है बोर्ड में। एडिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को जोड़ देता हूँ किसमें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, तो मुझे क्या मिलेगा? ऑफिस का खर्चा नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं, फैक्ट्री नहीं, टोटल खर्चा। हाँ, देखो खुद बोल रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, बेचे गए माल की लागत में अगर तुम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ दो तो टोटल खर्चा मिल जाता है, तो टोटल कॉस्ट बोल देना इसको। ऑफिस नहीं हो सकता, फैक्ट्री तो बहुत ऊपर हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स भी ऊपर हो गया, टोटल कॉस्ट बनता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को जोड़ना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ। उत्पादन लागत में विक्रय व वितरण व्यय को जोड़ देंगे तो टोटल खर्चा निकल जाएगा। अगला सर, प्रोडक्शन कॉस्ट इज, प्रोडक्शन कॉस्ट किसको बोलते हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट तो आखिरी वाले को बोलते हैं। प्राइम कॉस्ट नो सर। फैक्ट्री कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस देख सकते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इसको रख लेना, ये ज्यादा बेटर है। प्राइम कॉस्ट के साथ भी नहीं जुड़ सकता प्रोडक्शन कॉस्ट, इसमें तो जुड़ता ही नहीं है। फैक्ट्री के साथ भी ये नहीं जुड़ता। पूरा डायरेक्ट खर्चा, पूरा इनडायरेक्ट खर्चा, पूरा को जोड़ लूंगा तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उस वाले क्वेश्चन में भी वही डाउट लग रहा था, अगर ये ऑप्शन वहां होता तो उसको सही करता। प्रोडक्शन कॉस्ट, उत्पादन लागत किसको बोलेंगे? जितना तूने डायरेक्ट खर्चा किया, जितना तूने इनडायरेक्ट खर्चा किया, सबको जोड़ दे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सब आ जाता है। आगे, बैच कॉस्ट इज अप्लाइड इन इंडस्ट्री, बैच लागत किन उद्देश्यों के लिए लागू किया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग। बैच का क्या मतलब होता है मालूम? जब तुम एक ही जैसा सामान बना रहे हो उसके अलग अलग बैचेस बना लो। जैसे 11th की 4 बैचेस हैं, सब 11th के ही है लेकिन थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस होगा, तो एक जैसा सब सामान बनाते तो उसका क्या बना लेना है? बैचेस बना लेना चाहिए। सर्विस इंडस्ट्री नो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नो, स्पेसिफिक प्रोडक्शन नो, सिमिलर प्रोडक्शन, जहां समान उत्पादन होता है वहां पर क्या बना लेना चाहिए तुमको? बैच कॉस्ट बना लेना चाहिए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर कॉल्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर कॉल्ड, प्रत्यक्ष व्यय को क्या कहा जाता है? मेन एक्सपेंसेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस, ओवरहेड और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इसको चार्जेबल बोलना। जब भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा तो उसको चार्जेबल का नाम देना। चार्जेबल मतलब जितना प्रोडक्शन होगा उतना खर्चा बढ़ते जाएगा, चार्जेबल बोला जाता है उसको, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आगे चेक करते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन आर इंक्लूडेड इन, उत्पादन में प्रयुक्त अप्रत्यक्ष सामग्री को किस में शामिल किया जाता है? ऑफिस ओवरहेड में, फैक्ट्री ओवरहेड में, सेलिंग ओवरहेड में और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। ऑफिस में तो ऑफिस का खर्चा आएगा, भैया क्या लिखा हुआ है? इनडायरेक्ट मटेरियल इन प्रोडक्शन सर, मैं आपको बता देता हूं, मटेरियल दो टाइप का होता है, एक डायरेक्ट मटेरियल होता है और एक इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। वो क्या होता है भैया? जैसे पेन बनाना है तो इसका प्लास्टिक मटेरियल डायरेक्ट बन गया, अब उसके अंदर में उसका पैकेजिंग का भी मटेरियल लग रहा है, वो तुम्हारा इनडायरेक्ट हो गया। जैसे पेन खरीदा मैंने, ये पेन बनाया तो इसका प्लास्टिक जो होगा डायरेक्ट मटेरियल, इसके ऊपर एक कार्टून लगेगा प्लास्टिक, कागज का एक तो वो रहेगा पैकिंग, वो भी तो मटेरियल ही है, उसको भी लाना पड़ता है, उसको इनडायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं, वो मेन इसका नहीं है। तो फैक्ट्री के अंदर आता है, वो फैक्ट्री के अंदर काम फैक्ट्री में चलता है। ऑफिस का खर्चा नहीं है, सेलिंग का खर्चा नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन, नाम देखो ना मटेरियल बोला है,
तो ऑफिस में मटेरियल थोड़ी ना लगेगा, मटेरियल किस में लगने वाला है, फैक्ट्री में लगने वाला है, तो फैक्ट्री के अंदर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करूंगा कॉस्ट का एमसीक्यू तुमको अच्छा लग रहा हो, कमेंट करके बताएंगे जरूर, ताकि मैं और एक है अभी अच्छा कोई टॉपिक तुम्हारा लेबर के ऊपर और ओवरहेड के ऊपर वो जल्दी ला पाऊं मैं। ठीक है, और रेशो का पार्ट 2 शायद लोगों को पसंद नहीं आया, जो ज्यादा लोगों ने वॉच नहीं किया पार्ट 2। पार्ट 1 तो बहुत लोगों ने देखा है, और उसमें मेरे पास एमसीक्यू था नहीं, मैं पहले ही बताया था कि मैं कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, यहाँ पर एमसीक्यू लाया मैंने। ठीक है, मटेरियल आर फर्स्ट रिसीव्ड बाय, मटेरियल सबसे पहले किसको मिलेगा, आंख बंद करके लगा देना सर, किसको, गेट कीपर को मिलेगा, फिर स्टोर कीपर उसके पास रखता है, फिर मैनेजर उसको रखता है, फिर वर्कर उसमें काम करता है, तो मटेरियल हमेशा गेट कीपर को सबसे पहले मिलता है। द टर्म इन्वेंट्री इंक्लूड्स, द टर्म इन्वेंट्री इंक्लूड, इन्वेंट्री स्टॉक में क्या आता है, इन्वेंट्री में क्या शामिल होगा, रॉ मटेरियल हाँ, वर्क इन प्रोग्रेस हाँ, फिनिश गुड्स हाँ, ऑल ऑफ दिस, सभी के सभी इन्वेंट्री गिना जाता है, तो तीनों को मिलाकर इन्वेंट्री ही बोला जाता है। फाइनेंशियल अकाउंट के फॉर्मेट में जब पढ़ा रहा था तो वहां पर बताया था इन्वेंट्री में तीनों आते हैं, तीनों टाइप की इन्वेंट्रीज को कंसिडर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं सर। मटेरियल कंट्रोल मींस, मटेरियल कंट्रोल मींस कॉमन सेंस लगाएंगे सर ना, सामग्री नियंत्रण में का अर्थ क्या है, फिजिकल कंट्रोल, टूट ना जाए, एक्स्ट्रा ना चले जाए, कम ना पड़ जाए, फिजिकली कंट्रोल करना, हाँ हो सकता है। फाइनेंशियली कंट्रोल करना, मतलब ज्यादा खर्चा ना लग जाए, कम खर्चे में हो, एक्स्ट्रा पैसा ना लग जाओ, हाँ ये भी हो सकता है। फिजिकल एंड फाइनेंशियल डन, फिर हो गया भैया। मटेरियल कंट्रोल जो होता है कि भैया टूटे ना, वो भी कंट्रोल, महंगा ना पड़ जाए वो भी कंट्रोल, वेस्ट ना हो जाए वो भी कंट्रोल, तो फिजिकली एंड फाइनेंशियली दोनों कंट्रोल इसमें आएगा। स्टोर लेजर इज मेंटेन बाय, स्टोर लेजर कौन बनाता है, परचेज डिपार्टमेंट, क्रय विभाग, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, नन ऑफ दिस। देखो कोई भी ना, लेजर हो गया, जनरल हो गया, ये सब अकाउंटेंट लोग बनाते ना, ये सब अकाउंटेंट लोग बनाते, तो जब लेजर बनाने बोल रहा है तो पढ़ाई लिखाई का काम हो गया, हिसाब किताब का काम हो गया, और हिसाब किताब का काम हमेशा कौन करता है सर, अकाउंटेंट। हो सकता है यहाँ पर तुमको दिमाग लग जाए, स्टोर है तो स्टोर डिपार्टमेंट बनाएगा ना, स्टोर डिपार्टमेंट वो तो स्टोर कीपर है, वो तो देखभाल करेगा, ऐसे रिकॉर्ड बस करेगा। हम बोल रहे हैं स्टोर लेजर अकाउंट, उसका कितना आया कितना गया कितने का बैलेंस है, वो सारा का सारा काम अकाउंट डिपार्टमेंट ही संभालेगा। ठीक है, डाउट वाले क्वेश्चन होते हैं सारा। यस, फॉर इशूइंग मटेरियल टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट द फॉलोइंग इज इशूड, उत्पादन विभाग को, उत्पादन विभाग को सामग्री जारी करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। उत्पादन विभाग मतलब जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और तुम जहां पर वो स्टोर में बैठे हो, जहां पर मटेरियल बैठा हुआ है, तो पिन कार्ड बनाया जाता है क्या, स्टोर लेजर भेजा जाता है क्या, स्टोर क्रेडिट नोट भेजा जाता है क्या। यस सर, जब भी आप क्या करोगे, उत्पादन विभाग को जब सामान भेजोगे, विभाग को सामग्री जारी करोगे, तो उसके लिए जो उपयोग किया जाता है, उसके लिए जो बनाया जाता है, स्टोर क्रेडिट नोट बनाया जाता है। ठीक है, बिन कार्ड के बारे में अभी बताता हूँ मैं वो क्या होता है। तो जब आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल भेजोगे तो स्टोर क्रेडिट नोट भेजना है उनको। अगला, द मेथड दैट कंबाइंस मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, दोनों, वह पद्धति जो बाजार मूल्य और लागत मूल्य दोनों को मिला लेता है, तो दोनों को मिल गया, मतलब वो क्या बन गया तुम्हारा, एवरेज प्राइस, एवरेज प्राइस, है ना। जब बाजार मूल्य और लागत मूल्य दोनों को रखने को बोला था, एवरेज कर लो, एवरेज प्राइस से बनाना उसको। आगे बढ़ते हैं सर। उफ। When there are fluctuation in market price ऊपर नीचे बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है, सामग्री की कीमत में उतार चढ़ाव बार बार आ रहा है, तो कौन सा पद्धति लगाएंगे, तो ऐसे कंडीशन में तुमको वेटेड एवरेज मेथड लगाना है, वेटेड एवरेज मेथड लगाना है। और प्रॉफिट अगर बोलेगा कि मार्केट में तुमको प्रॉफिट होने वाला है, तो जो कम में आया था, कम में आया था, जो पहले आया था वो कम में आया था और अभी बढ़ गया तो ज्यादा में, तो इससे आपको प्रॉफिट होगा। जो पहले देखो, इसको ना बुक में कुछ अलग अलग तरीके से लिखा है, लोगों को डाउट आ सकता है, मैं इसका प्रॉफिट सेंस बता रहा हूँ कि प्रॉफिट कब होगा, जब आपके पास जो आया वो लो में है और मार्केट रेट ज्यादा हो गया मतलब बढ़ गया है, तो जो पहले आया था, फर्स्ट आया था वो जाएगा, तो तुमको प्रॉफिट होगा। तो इसको आप अच्छे से ध्यान देना, प्रॉफिट अगर पूछेगा तो ये लिख देना, मार्केट प्राइस बढ़ा है तो। विच इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, सर ये नहीं बताने वाला, रूढ़िवादिता के सिद्धांत पर आधारित है, ये नहीं बताने वाला मैं।
इसी इसी से तो मैं अपना पहला वीडियो दिया था आप लोगों को पढ़ने के लिए, और यहीं से आप लोगों को मेरा पहला वीडियो से पसंद आया था, तो इतने सारे कमेंट और रिक्वेस्ट आए, तो मैंने और सीरीज बनाने लग गया, वरना मेरा ऐसा कोई प्लान था नहीं। मैं तो ऑफलाइन टीचर था, और मैं अपने 11 12 सीएमए और बीकॉम के बच्चों में खुश था, और वो पहला वीडियो मैंने ऐसे ही डाला था कि ताकि चलो कुछ लोगों को कॉन्सेप्ट बता दूं, बट वो अच्छा लगा तो लोग बहुत ज्यादा तारीफ करे, तो ये वहां पर मैंने पढ़ाया था। तो इसका आंसर मुझे जरूर देंगे कि कंजर्वेटिज्म के हिसाब से, रूढ़िवादिता के हिसाब से कौन सा इसका आंसर होगा, ए बी सी डी। जरूर पढ़ के इसको बताएंगे। आपको बराबर देख लो, कॉस्ट प्राइस मेथड, मार्केट प्राइस मेथड, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज हायर। कमेंट में जरूर बताएंगे, और अपना पहला वीडियो देखा है कि नहीं वही बताएंगे, वहीं से आप लोगों को मजा आएगा पढ़कर कि कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका। आगे बढ़ते हैं। अंडर एबीसी एनालिसिस, टर्म्स यूज्ड फॉर मोर फ्रीक्वेंट whose price is not high fall under। एबीसी विश्लेषण के आधार पर उपयोग किए जाने वाले कम मूल्य वाली वस्तुओं को, एबीसी का मतलब तीन चीज होता है सर। एबीसी का मतलब होता है हाई वैल्यू वाला को ए में रखा गया, बी में मीडियम वैल्यू वाले को, सी में रखा गया लो वैल्यू वाले को। तो यहाँ पर सी आइटम होगा, क्योंकि यहाँ पर कम मूल्य वाला बोला है। फॉल, हाई फॉल अंडर, प्राइस इज नॉट हाई फॉल मतलब कम रेट, लो है। लो वैल्यू बोलेगा तो तुम सी कैटेगरी में रखना, मीडियम बोलेगा तो बी कैटेगरी में रखना, हाई वैल्यू बोलेगा तो ए कैटेगरी में रखना। ठीक है, आगे। द मीनिंग ऑफ वीईडी, वीईडी का पूर्ण रूप क्या है? वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। यस सर, यही आंसर है। अति आवश्यक, आवश्यक एवं वांछनीय, अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण, आवश्यक और वांछनीय होगा। तो याद रखना, वीईडी का अगर फुल फॉर्म पूछेगा, मटेरियल को चेक किया जाता है, वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। तो यहाँ पर अति आवश्यक, आवश्यक और वांछनीय, तो यहाँ पर अति महत्वपूर्ण और वाइटल मतलब महत्वपूर्ण, और आवश्यक मतलब एसेंशियल एंड डिजायरेबल मतलब वांछनीय। तो ये ऑप्शन को चुपचाप याद करके रखना, इसका डिटेल के पीछे मत चल जाना सर। और भी है आपके पास पढ़ने के लिए। VED analysis method is suitable where the following used। VED विश्लेषण पद्धति का कहाँ उपयोग किया जाता है? VED का मतलब होता है वाइटल एसेंशियल, तो उसको यूज किया जाता है सर मशीनों में। ठीक है, मशीनों में उसका ज्यादा यूज किया जाता है। अति महत्वपूर्ण, आवश्यक एवं वांछनीय, उसका नाम लिख के रख लिया मैंने। कंटिन्यू मेथड इंस्पेक्शन इज अ पार्ट ऑफ, निरंतर सामग्री का निरीक्षण किसका भाग है? वीईडी एनालाइज का, एबीसी एनालाइज का, कंटिन्यू इन्वेंट्री सिस्टम। नाम में लिखा कंटिन्यू, मैंने मटेरियल इंस्पेक्शन, निरंतर सामग्री का निरीक्षण, ये तो मशीन में लग गया, ये तो हाई रेट लो रेट में रख गया, ये कंटिन्यूअस इन्वेंट्री सिस्टम, इसमें रखना है तुमको आंसर को, सतत भंडार प्रणाली। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। यस सर। व्हेन द स्टॉक रीच द रिकॉर्ड लेवल, द स्टोर कीपर शुड सेंड। जब स्टॉक पुनः आदेश स्तर पर पहुंच जाए तो भंडारपाल को क्या भेजना चाहिए? जब स्टॉक पुनः आदेश स्तर पर मतलब रीऑर्डर लेवल पर पहुंच जाए, तो देखो रीऑर्डर लेवल का मतलब हो गया कि दोबारा खरीदने का टाइम आ गया है। तो आप क्या भेजोगे? दोबारा खरीदने का टाइम आ गया तो परचेज ऑर्डर भेजोगे, ना ये ना ये, देखो परचेज रिक्वेस्ट भेजेंगे। बोला ना पुनः आदेश स्तर, रीऑर्डर लेवल पहुंच गया, पुनः आदेश, आदेश मतलब ऑर्डर में पहुंच गया, तो फिर परचेज करो, परचेज रिक्विजिशन भेजना पड़ेगा। रीऑर्डर लेवल क्या है? रीऑर्डर लेवल, पुनः आदेश स्तर क्या होता है? पुनः आदेश स्तर क्या होता है? रीऑर्डर लेवल क्या होता है? अगर सामने का टॉपिक में नहीं समझ आया होगा तो यहाँ आ जाएगा। सम ऑफ द सेफ्टी स्टॉक एंड एवरेज इन्वेंट्री, सुरक्षा स्टॉक और स्टॉक का योग। री पुनः आदेश स्तर, रीऑर्डर मतलब खरीदने की बात कर रहा है, दोबारा खरीदना, तो ये तो नहीं हो सकता। नंबर ऑफ द यूनिट फॉर विच एन ऑर्डर इज टू बी प्लेस, कितना ऑर्डर दूंगा, ये कैसे हो गया? लेवल ऑफ द इन्वेंट्री व्हेन द नेक्स्ट ऑर्डर इज टू बी प्लेस, वह स्टॉक स्तर जिस पर अगला आदेश दिया जाएगा, यही आंसर है। रीऑर्डर पुनः आदेश, नाम में भी लिखा हुआ है अगला आदेश दिया जाएगा, इंग्लिश में भी लिखा है नेक्स्ट टू ऑर्डर, और यहाँ पर भी ऑर्डर लिखा है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा, नहीं तो अजीब अजीब से कॉस्ट लगेंगे, और इसका भर भर के आपके पास बेस नहीं और टाइम तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन बढ़िया ट्रिक सिखा रहा हूँ, उसको सीख के रख लो आप। हाँ, अगला। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर while determining the maximum limit। अच्छा, अधिकतम स्तर निर्धारित करते समय सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या हो सकता है? अधिकतम स्तर, रेट ऑफ द मटेरियल कंजम्पशन, मिनिमम लिमिट, लिमिट का तो कोई रूल नहीं था, क्वांटिटी ऑफ परचेज नहीं था, ऑल ऑफ दिस ये भी नहीं था, मुझे लग रहा है।
रेट ऑफ द मटेरियल कंजम्पशन, क्योंकि क्या था, मैक्सिमम लिमिट निकालने के लिए क्या था मैक्सिमम लिमिट का फॉर्मूला, चलो रिवाइज करो, थोड़ा देर हो चुका है। मैक्सिमम लिमिट का फॉर्मूला क्या था, याद है तुमको? हाँ, मिनिमम इंटू मिनिमम, मिनिमम यूजेज रेट इंटू मिनिमम लीड टाइम, उधर हो जाएगा प्लस ईओक्यू, इधर हो जाएगा माइनस ऑर्डर पॉइंट। तो आपको कंजम्पशन दिया होना चाहिए, कितना उपभोग कर रहे हो वो दिया होना चाहिए। स्तर नहीं दिया होगा चलेगा, क्वांटिटी परचेस का भी कोई काम नहीं है, ये तो कोई काम ही नहीं है। यस, इससे बनेगा। द लेवल द लेवल अबव द सेफ्टी स्टॉक इज कॉल्ड, सुरक्षा स्टॉक के ऊपर के स्तर को क्या कहा जाता है? सुरक्षा स्टॉक के ऊपर के स्तर को क्या कहा जाता है? रीऑर्डर लेवल, और मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल? नहीं सर, सुरक्षा स्टॉक के ऊपर को रीऑर्डर लेवल बोला जाता है, पुनः आदेश। सुरक्षा के ऊपर है भैया, आप ऑर्डर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था लेवल अबव द सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक के ऊपर जो लेवल होता है उसको क्या बोल देना आपको? रीऑर्डर लेवल, पुनः आदेश स्तर। याद रखने वाले क्वेश्चंस हैं सर ये। बढ़िया सर, ये देखो, द फॉर्मूला ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू, ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होगा ये तो मैं नहीं बताने वाला, और आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि मुझे एमसीक्यू में बताएंगे। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू आर इंटू सी अपॉन सी एच, सी मतलब एच मतलब सी सी, 2 इंटू आर इंटू सी एच अपॉन सी ओ। अब ये रूट में यहाँ दिया हुआ है, ये रूट है, वेट, ये पूरा रूट में है। 2 इंटू आर इंटू सी ओ डिवाइडेड बाई सी एच, सी एच का मतलब सी सी होता है, एंड 2 इंटू आर इंटू सी अपॉन सी एच। तो भैया रूट दिख रहा है, तो यही दोनों में से कोई एक होगा, तो जरूर बताएं सी या डी। ई ओ क्यू का आंसर क्या है वहां पर लिखना कमेंट में, ई ओ क्यू या तो सी या तो डी, और लोगों का कमेंट चेक करना, तुमको समझ में आएगा कि तुम सही हो कि गलत हो, है ना? सबका मैं रिप्लाई करना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो चुका है, कुछ कुछ को जरूर पढ़ता हूं मैं, डाउट से रिलेटेड का कमेंट करने की कोशिश करता हूँ। प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रय लागत। प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट का मतलब क्रय लागत। क्रय लागत को और किस नाम से जाना जाता है? कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट। क्रय लागत, क्रय लागत मतलब खरीदना, खरीदने को कैरी करना तो नहीं बोलता। होल्डिंग करना और कैरिंग करना तो दोनों सेम होता है। इकोनॉमिकल कॉस्ट मतलब आर्थिक लागत नहीं होता। क्रय करने का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट लग रहा है। क्रय करना है, मुझे क्रय करना है, परचेज करना, तो ऑर्डर डालो। अमेजोन में जब करते हो तो क्या करते हो? परचेज ऑर्डर डालते हो, वही परचेज ऑर्डर को परचेज करना बोलते हैं, ठीक है? कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको 2 से 3 बार पढ़ोगे तो जवाब आपको मिलेगा। फॉर व्हाट पर्पस इज बिन कार्ड? बिन कार्ड, ये बिन कार्ड क्या होता है? सुनो, बिन कार्ड क्या होता है। आपके गोडाउन में ना जो मटेरियल रखा होता है, उस मटेरियल में एक बिन कार्ड लगा दिया जाता है। कई बार देखना ट्रक वगैरह में, ये ट्रेन वगैरह में बहुत सारा सामान रहता है ना, उसके अंदर में बिन कार्ड एक तो पेपर में लिखकर चिपका दिया जाता है। उस बिन कार्ड में सिर्फ और सिर्फ उसकी क्वांटिटी लिखी होती है, दैट्स इट। बिन कार्ड में क्या लिखा होता है? क्वांटिटी। जैसे जब भी आप ट्रेन वगैरह में कहीं जाओगे ना, तो देखना बहुत सारे बॉक्सेस लगे रहते हैं, उसमें कुछ पर्ची स्लिप चिपका रहता है, वो पिन कार्ड होता है। पिन का बिल्टी, वो एक्चुअली वहाँ बिल्टी होता है, बट तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो पिन कार्ड में जितना बॉक्स के अंदर है उसका क्वांटिटी लिखा होता है। आओ चेक करो, पिन कार्ड का पर्पस क्या होता है? टू रिकॉर्ड द कैश ट्रांजेक्शन। कैसे बात कर रहे हो, कैश ट्रांजेक्शन कहाँ से आ गया इसमें? उसके बाद बोलता है टू रिकॉर्ड द एम्प्लॉय अटेंडेंस, ना अटेंडेंस कहाँ से आ गया? टू नो द क्वांटिटी स्टेटस ऑफ द मटेरियल, हाँ भैया, सामग्री की मात्रा की स्थिति को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है? आगे, हु प्रिपेयर द बिन कार्ड? बिन कार्ड को कौन बनाता है? बिन कार्ड कौन तैयार करता है? परचेज डिपार्टमेंट, स्टोर कीपर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट। अब बिन कार्ड, बिन कार्ड मतलब गोडाउन में रखा हुआ माल, बॉक्स में रखा हुआ माल, उसमें कागज चिपका देते हैं, या भेज भी रहोगे तो उसमें कागज चिपका दे। क्वांटिटी, क्वांटिटी कौन लिखेगा? परचेज डिपार्टमेंट, वो तो हिसाब किताब देखता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वो तो बनाने का काम करता है। अकाउंट डिपार्टमेंट, वो भी एक हिसाब किताब देखता है, खरीदने का काम करता है। तो स्टोर कीपर को क्यों रखे हो? स्टोर कीपर को मैं इसलिए तो रखा हूं ताकि वो हिसाब किताब देखे कितना स्टोर में माल है, कितना सामान है। तो पिन कार्ड का डिटेल स्टोर कीपर रखता है भैया, ठीक है? अगला, व्हाट टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड इन द पिन कार्ड? पिन कार्ड में क्या इंफॉर्मेशन रहता है? अभी तो पढ़े थे, चेक कर लो। ओनली क्वांटिटी, ओनली वैल्यू, क्वांटिटी एंड वैल्यू बोथ, ना ना ना, ओनली ओनली ओनली, क्या चीज आएगा? ओनली क्वांटिटी सर, यस सर। वेयर इज द पिन कार्ड केप्ट? पिन कार्ड को कहाँ रखा जाता है? अकाउंट ऑफिस में, कैश डिपार्टमेंट में, मैनेजर रूम में, कि नियर द मटेरियल इन द वेयर हाउस? हाँ, पिन कार्ड को कहाँ रखा जाएगा? बताओ, पिन कार्ड को ऑफिस में रखेंगे, अकाउंटेंट ऑफिस में? नहीं पता। कैश डिपार्टमेंट में? नहीं पता। मैनेजर के रूम में? नहीं पता।
और नियर द मटेरियल इन द वेयर हाउस, गोदाम में सामग्री के पास। तो जरूर बताओ भैया, तुमको क्या लगता है? बिन कार्ड जो बताया, मटेरियल में उसका स्टिकर चिपका देते हैं कि भैया इसके अंदर इतना कितना सामान रखा हुआ, क्वांटिटी बताते हैं। तो इसका आंसर भी जरूर बताया, बिन कार्ड को ABCD कहाँ रखा गया है, बिन कार्ड कहाँ रखा जाता है, पता तो चल ही गया होगा तुमको। आगे बढ़ते हैं। डन सर। तो कॉस्ट का पार्ट वन, जिसमें मैंने प्योर 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 कॉस्ट के बारे में और मटेरियल के बारे में रखा है। अब एक पार्ट लाएंगे जिसमें लेबर के बारे में रखेंगे और कुछ ओवरहेड के बारे में रखेंगे, तो कॉस्ट पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप टेस्ट दो, और जिनकी तैयारी हो चुकी है वो टेस्ट दे सकते हो, और आप पहला पार्ट के बाद भी आप टेस्ट दे सकते हो, है ना। तो जितने लोगों ने टेस्ट सीरीज परचेस किया है, उस क्वेश्चंस में हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन आगे पीछे गलत होने का चांसेस होते हैं, क्योंकि भैया जब इतने बड़े-बड़े हमारे देश में नीट का पेपर में गड़बड़ हो जा रहा है, इन सब में होता है, तो हम तो छोटे से हम आपके लिए क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो कई बार टाइपिंग एरर होता है। हालाँकि हम चेक करते हैं, क्या होता है मॉनिटर में लगातार बैठे रहते हैं, हमको खुद गलती नहीं दिखता क्या होता है, और क्लिक हो गया रहता है कोई और ऑप्शन, तो गड़बड़ आएगा। आप क्वेरी कर लेना व्हाट्सएप में, लेकिन पूरा नहीं आएगा सर। 50 में से एक आध कुछ क्वेश्चन गलत होने का चांसेस हो सकते हैं, ह्यूमन एरर है, बिल्कुल हो सकता है। आप लोग से भी एरर होगा, है ना? तो जितने लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है, या जिनको भी टेस्ट सीरीज परचेज करने होंगे, बिल्कुल व्हाट्सएप करेंगे। और आप लोगों को अगर टेस्ट सीरीज अच्छा लग रहा है, लेवल क्वेश्चन के हाई लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट हाई एकदम टफ टफ क्वेश्चन लग रहे हैं, बनाकर लगता है कि यस सब ऑडिटर जैसा बैठे हम लोग इतना टफ, तो जरूर बताओ सर अच्छा लग रहा है टेस्ट को। और उस पीडीएफ को जो हम लोग वापस तुरंत तो नहीं भेजते, एक या 2 दिन में पीडीएफ डाल देते हैं उसका राइट आंसर को, उसको रिवाइज करो, पढ़ो। एक आध कोई गलती निकलेगा उससे पूछ लो, या फिर गूगल भी सर्च करके देखो, आपको पता चल जाएगा। हो सकता है गलती हम लोग से भी होता है, क्योंकि सिंगल हैंड सारा काम नहीं होता है, 5-6 लोग बैठकर काम करते हैं, तब जाकर टेस्ट सीरीज बनता है। ठीक है, तो जिनको भी टेस्ट सीरीज परचेस करना है, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिलता है, और व्हाट्सएप चैनल का डिटेल होता है, उस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको टेस्ट सीरीज का लिंक मिलेगा। तो मिलते हैं जल्दी पार्ट 2 में, और थ्योरी अपना अपडेट करके चलते जाओ भैया। समय कम है, आपको पढ़ना ज्यादा है, और टेस्ट को बार बार देते चलना। टेस्ट देने के बाद भी उन क्वेश्चंस को पढ़ना है। ठीक है, एक टीचर पर डिपेंड कभी ना हो, और भी पढ़ाई करो, किसी से भी पढ़ाई करो, जहां से मटेरियल मिलता जा रहा है पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। समय कम है। ऑल द बेस्ट।